और मैं इसी भीलवाड़ा का रहने वाला हूँ। आप सब लोग मैक्सिमम राजस्थान के होंगे तो भीलवाड़ा का परिचय देना ज़्यादा जरूरी भी नहीं है। 1973 में मेरा जन्म इसी भीलवाड़ा के अंदर हुआ और 1973 में जन्म के बाद अपनी इंटर एजुकेशन भी मैंने इसी भीलवाड़ा में ली। मेरी एजुकेशन बीकॉम तक की है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। यहाँ पर कई लोग होंगे ऐसे जो मेरे से ज़्यादा समझदार होंगे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और ये 100% परमिशन के साथ ये मैं यूँ कहें कि प्रण करता हूँ कि आपको जो भी ज़्यादा आता है उसे मैं जिंदगी भर सीखता रहूँ। और मैंने जीवन में एक ही चीज़ सीखी है कि सीखने के लिए किसी एक व्यक्ति का गुरु होना जरूरी नहीं है। सीखने के लिए हर सिचुएशन, हर स्थान, हर समय आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। और सीखने के लिए दिमाग खुला रखना पड़ता है, आंखें खुली रखनी पड़ती है, फिर कोई भी सिखाए, कोई रोक नहीं सकते। अभी जब मैं 3-4 दिन पहले दिल्ली से आ रहा था तो चेतक जो गाड़ी थी है ना, वो भीलवाड़ा के स्टेशन के अंदर घुसने से पहले रुक गई। 15-20 मिनट तक रुकी रही तो मैंने सुबह उठा, मैंने कहा यार भाई क्या हुआ? वो कहा भाई साहब आगे जाकर एक आदमी जो है ना दारू पीकर ट्रेन के आगे आगे नाच रहा है। तो मैं भी वहां गया तो मुझे लगा कि ये सीधा इंजन पे जाके गिरेगा, लेकिन इंजन पे नहीं गिरा, पास में एक नाला था उस पे जाके गिरा। छपाक की आवाज आई। यकीन मानिए मैंने उसी समय उसे अपना गुरु बना लिया। मैंने कहा गुरुजी प्रणाम, सुबह सुबह का नमस्कार। आज आपने हमें डेमो करके बता दिया कि तू भी पिएगा तो तेरा भी यही हाल होगा। तो सीखने के लिए कहाँ जरूरत है भाई गुरु की? सीखने के लिए तो हर जगह है, आपको कोई ना कोई गुरु पैदा है, कहीं कहीं मिलेगा। कोई क्या सिखा देगा, कोई क्या सिखा देगा। सीखने के लिए कॉमन सेंस होना चाहिए कि मुझे क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना। यहाँ पर मैं बहुत सारी बातें सिखाऊंगा, आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए कि मुझे इस बिजनेस को करना है कि नहीं करना, इस सिस्टम में या इस अभियान में आना है कि नहीं आना। ये आपका निर्णय लेना है ना। तो ये आपका कॉमन सेंस होगा, वही आपके जीवन भर काम आएगा। पूरी दुनिया में जिंदगी भर साथ आपका दिमाग देने वाला कोई भी आपका साथ नहीं देगा, कोई भी। एक भी व्यक्ति अड़िग रहकर ये नहीं कह सकता कि मैं लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन ये तुम्हारा दिमाग हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। क्योंकि दिमाग का कोई दिमाग नहीं होता, वो केवल आप ही का दिमाग होता है। आप ही के साथ पैदा होता है और आप ही के साथ मरता है। तो इसका उपयोग करो मेरे साथियों। हम क्या करते हैं, पड़ोसी के दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, वहीं पर गड़बड़ हो जाती है ना। आपके पड़ोसी में कितना सा करके बताओ। करना नहीं, थोड़ा टेंशन मत लो, जो मैं कहता हूँ ऐसा करते जाओ, बहुत मजा आएगा। आपको करना नहीं करना आपकी इच्छा। आपके पड़ोसी में कितना सा कर नहीं रहे, जो नहीं करता उसके पीछे से गुदगुदी करवा करना जरूरी है। आप सबको आप मजे लेकर जाते हैं, ऐसे आपको ऐसे करो और इसको थोड़ा हिलाओ। भाई साहब नहीं कर रहे, सबको करना जरूरी है। ऐसे ऐसे हिलाओ, मेरी बहन हिलाओ, ऐसे ऐसे हिलाओ, थोड़ा ऊंचा करो हाथ को ताकि सबका, है ना। और अब इस हाथ को देखो और बोलो मेरे पड़ोसी में, तेज बोलो, पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही, बोलो मेरे पड़ोसी में इतना सा भी दिमाग होता तो क्या वो मेरा पड़ोसी होता? आपके पड़ोसी में इतना सा भी दिमाग होता ना तो वो मुकेश अंबानी का पड़ोसी होता। पहली बात तो तुम्हारा होता ही, तुम्हारा है ही इसलिए कि साले में दिमाग नहीं। दिमाग होता तो वो कामयाब होता, और वो कामयाब होता तो तुम्हारा पड़ोसी नहीं होता। सीधी सीधी बात है भाई। लेकिन हम जीवन में समस्या उससे पूछते हैं, अपने दिमाग की बजाय। तो आज के बाद इसका इस्तेमाल करो। ये ना पहली बार में करेक्ट उत्तर नहीं देता, क्योंकि ये भी प्रभाव में रहता है। अड़ोस पड़ोस के आसपास के लोग हैं ना, उसके प्रभाव में आपका एक दिमाग रहता है और उसके हिसाब से ये बात करता है। तो इसको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। पहली बार में तो ये वही बोलता है जो पड़ोसी कहता है, लेकिन 2 बार अगर आप रिक्वेस्ट करो तो आपका दिमाग एक सोल्यूशन बताता है। ऐसे बोलना पड़ता है दिमाग को, बताना। अरे बताना मेरे भाई, बताना। कोई तो तरीका होगा बताना। ऐसे 3 बार करना पड़ता, फिर ये तरीका बताता। करेंगे एक बार, करेंगे करो यार, फिर जो कर रहे हैं कुछ लोग, मेरे क्या फर्क पड़ेगा, करोगे मजा आएगा, करो बात लाओ और बोलो बताना मेरे भाई, बताना। कोई तो तरीका होगा बताना।
और आपको उस समस्या से बाहर निकालने के रास्ते पर पहुंचा देता है। तो इस सारी चीजों की बात हम करेंगे, बहुत मजा लेने वाले हैं और इन 45 मिनट के दौरान जीवन के यादगार पल बनाने के लिए मैं तैयार हूं। आप लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? दोनों हाथ खड़ा कीजिए एक बार और एक बार बोलिए यस। धन्यवाद। तो 1973 में जन्म के बाद अपने इंटर एजुकेशन लेने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना इकोनॉमिकल सफर चालू किया। इसी भीलवाड़ा में 750 रुपए की नौकरी, पौधार यार्ड एजेंसी, राजेंद्र मार्ग पर एक एजेंसी थी यार्ड की, वहां पर मैंने 750 रुपए की नौकरी से बीकॉम करने के बाद अपनी करियर की शुरुआत की। और मजे की बात है कि जहां पर मैंने नौकरी की थी उसके सामने खाली प्लॉट था और मैं सोचता था कि ये प्लॉट जिस दिन खरीदूंगा इसका होटल बनाऊंगा, वो मैंने बना नहीं। नौकरी करता था उसी के सामने हमने जगह खरीदी और 750 रुपए की नौकरी से सफर चालू किया और 16 करोड़ रुपए की होटल उस जमाने में हमने बना ली। ये कब की बात है? ये 2011 की बात है। तब हमने कमाल कर दिया। तो प्राइवेट नौकरी से अपना सफर चालू किया। प्राइवेट नौकरी का सफर हमने क्यों चालू किया? क्योंकि हमारे पिताजी है ना करोड़पति थे। यस नो। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे आए जैसे कोई सत्यनारायण की कथा है और सभी जगह सवारी बोलना। सोचो तो सही, आप क्या बोल, हर चीज पे यस मत करो भाई। देखो अभी मैं पटना जाकर आया हूँ, पटना में लोग आपसे भी ज्यादा एक्साइटेड थे, इतने ज्यादा एक्साइटेड थे आपसे कि वो बात सुनने में लगी यस कर देते। मैं कुछ बोल रहा हूँ उससे पहले यस 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 यस। मैंने कहा रुको से मैं बोलने लगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो पहले यस करता हर चीज। तो जब वो मेरी बात नहीं मान रहे थे तो मैं बनिया आदमी, बात नहीं मान रहा तो उसका फायदा उठाना मुझे आता। मैंने ये जैसे 2 कैमरामैन आज इसीलिए बुलाया, किसी मीटिंग में नहीं रहते, देखना। मैंने कहा मैं ये ज्यादा यस करेंगे तो इनको बातों बातों में यस कराऊंगा और तुम वीडियो बना ले। तो पटना में सारे लोग हर बात पे यस कर रहे थे तो मैंने बातों में उनको घुमाया और अचानक बोला तो क्या मैं मान लूं कि आज से आपकी सारी प्रॉपर्टी मेरी? अब वीडियो बन गया भाई साहब, तो कानून के तहत जाएगा और कोर्ट भी कहेगा यार इतने सारे लोगों के सामने यस किया, कैसे पलट गया? तो ये हर चीज पे यस करना छोड़ दीजिए, सोचिए समझिए फिर यस कीजिए, हर चीज पे यस नहीं करना। तो परिवार का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। मैं जब 9 साल का था मेरे फादर रिटायर्ड हो गए थे, डिफेंस सर्विसेज के अंदर वो थे, फिटनेस साथ नहीं देती थी। वक्त से पहले उन्हें कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। जब पिताजी का रिटायरमेंट हुआ उस समय मेरी एज 9 साल की थी। पिताजी की पेंशन 250 रुपए प्रति माह आती थी। माताजी अचार पापड़ चटनी बनाती थी और घरों घरों में उसका ऑर्डर लेकर उनको सप्लाई करने का काम करती थी। और परिवार में छोटी सी फैमिली थी हमारी, सी क्यूट सी फैमिली, माता पिता और हम आधा दर्जन बच्चे। कुछ लोग हंस रहे हैं छोटी कैसे होगी? अरे तुम क्या ये हंसना की मजाक क्यों होती? पता है तुम अभी के हिसाब से सोचो, अभी के हिसाब से हो सकता बड़ी हो, लेकिन आज के 50-60 साल पहले इसको गिनी कर पैदा करता था, ऐसा नहीं था। और ये भारत की जनसंख्या करवा साहब इसलिए ज्यादा बढ़ी, मैंने सर्वे किया तो पता चला कि भारत की जनसंख्या इसलिए ज्यादा बढ़ी है क्योंकि भारत के लोगों का डीएनए नंबर 1 का, डीएनए नंबर 1 का। तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय यहाँ पर होते थे, है ना, सोने चांदी की यूं कहें कि व्यापार होता था यहाँ पर। तो खिलजी साहब कितनी बार आक्रमण किया तो भी इतना सोना नहीं लूट पाए, इतना इंडिया में हुआ करता था। दूध दही की नदियां बहती थी और ये सब लोग आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा, भारत बहुत धनाढ्य हुआ करता था। तो हमें क्या नंबर 1 पे रहने की आदत नहीं, हम विश्व गुरु थे पहले और नंबर 1 पे ही रहते थे क्योंकि लड़ना नहीं आता था, बिजनेस करना आता था। तो नंबर 1 पर तो थे। लड़ाई करने वाले आए मुगलकालीन शासक, उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया, फिर अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया और हम कई सालों की गुलामी में रहे। लेकिन हमारा डीएनए नंबर 1 का, हम पहले गुलाम कितना भी कर दिए लेकिन अंदर से डीएनए को थोड़ी चेंज कर सकते हो, तो हमारा नंबर 1 का ही था। तो जब जैसे ही देश आजाद हुआ हमारे दादाजी के पास एक आदमी आया, उसने कहा चाइना तुम्हारे से जनसंख्या में आगे है। फिर हमारे बाप दादाओं ने इस पर जमकर काम किया, इतना जमकर काम किया कि चाइना आज पीछे है। चाइना को हमने पीछे कर दिया, चाइना हमारे से पीछे हो गया। अब हमारा डीएनए नंबर 1 का, अब डीएनए नंबर 1 का है। तो देखना हिंदुस्तान में जब लाइन लग रही होती ना तो सब आदमी लाइन तोड़ के आगे जाने की कोशिश करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि डीएनए नंबर 1 का है। नंबर